Hello dear students, once again I am back with another video of origin and evolution of life वाला चैप्टर। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कुछ आज का वीडियो मिला के एक या दो वीडियो और आएगी इस चैप्टर की। तो आज जो वीडियो आप देखने वाले हो, जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, इसमें से आपके बोर्ड्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए थे लास्ट 4 साल से, और इस साल भी मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और रिवीजन भी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के साथ। अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या बताया गया है, पहले कैसा होता था, सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर्स देखकर, बाहर से देखकर हम ऐसा अजम्पशन करते थे कि इस ऑर्गेनिज्म ने ये अडेप्टेशन दिखाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हम फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ, उसके पीछे का एनाटॉमिकल इवोल्यूशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, पैलियोंटोलॉजिकल नॉलेज, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इकोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग नेचुरलिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देने के लिए। तो उसमें से स्टेबिन्स नाम के जो नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने हमको मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के। मतलब इन्होंने ना 5 अलग अलग की कॉन्सेप्ट हमको दिए। पहला कॉन्सेप्ट था जीन म्यूटेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट था म्यूटेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, तीसरा कॉन्सेप्ट था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा कॉन्सेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन और पांचवा कॉन्सेप्ट था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। लेकिन अब इसको 5 अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने से अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग के 3 की फंक्शंस को एक ही कैटेगरी में डाल दूं तो काम और आसान हो जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 की फैक्टर्स है, इनको हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया। मतलब स्टेबिन्स ने जो 5 की फैक्टर्स दिए थे उनको हमने 3 मेन कैटेगरीज में डाल दिया। पहला कैटेगरी हमने बना दिया जेनेटिक वेरिएशन, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, म्यूटेशन भी आ जाएगा, क्रोमोसोम का म्यूटेशन भी आ जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। और फिर दूसरा कैटेगरी हमने बनाया नेचुरल सिलेक्शन का, और तीसरा कैटेगरी हमने बनाया आइसोलेशन का। अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए। मेंडेलियन पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ऐसे पॉपुलेशन को हम मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते हैं। जीन पूल मतलब क्या होता है कि आपकी फैमिली में या किसी भी पॉपुलेशन में जब आप हर एक ऑर्गेनिज्म का टोटल जीन नंबर कैलकुलेट करते हो, उसको जीन पूल बोलते हैं। अभी जैसे समझो मेरी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, अगर मेरी बॉडी में 100 जीन्स है तो मेरी फैमिली का जीन पूल क्या होगा, 100 100 100 100 100, यानी मेरी फैमिली का जीन पूल है 500 जीन्स। तो जीन पूल यानी सम टोटल ऑफ जीन्स, मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, इसको हम जीन पूल बोलते हैं। और ये जीन पूल आपको बताता है कि नेक्स्ट जनरेशन का जीन पूल भी सेम रहेगा या फिर जीन पूल बदल जाएगा, यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी। क्योंकि पॉपुलेशन जब माइग्रेशन वगैरह करता है तो जीन पूल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, इसको बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आप कोई एक पर्टिकुलर जीन के बारे में अगर बात कर रहे हो, अगर वो जीन नेक्स्ट पॉपुलेशन में भी आई है, यानी कि वो जीन है, अगर नेक्स्ट पॉपुलेशन में वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुई, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में फ्लावर्स लगाए हैं, अभी आपके घर में जो फ्लावर्स है उनमें से 7 फ्लावर्स पर्पल कलर के हैं, तो पर्पल कलर की जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 7/9। लेकिन इसमें से एक फ्लावर सूख गया तो अब आपकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 6/9। तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, यानी कि कैरेक्टर्स कौन से पास ऑन हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, माइग्रेशन हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर्स को, इन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टेबिन्स ने हमको 5 की फैक्टर्स दिए थे, उन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में ही म्यूटेशन आता है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि अचानक से अगर हमारे डीएनए में कोई चेंज हो गया, दैट इज म्यूटेशन। अगर एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से फिनोटाइप कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। तो देखो, अगर एक सिंगल सीक्वेंस में बदलाव हुए हैं तो दैट इज पॉइंट म्यूटेशन।
अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ताकि हमको नया रिकॉम्बिनेशन मिल सके। और ये सबसे बड़ा रीजन है, इस क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही हमको न्यू वेराइटीज मिलती है, मतलब हमको न्यू वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ वेरिएशन। तीसरा आता है जीन फ्लो। अब ये जो क्वेश्चन है इसका डेफिनेशन आपको 2024 में पूछा गया था। मैंने आपको बोला था आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। जीन फ्लो में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है अपनी मर्जी से या फिर वातावरण बदलने के वजह से या फिर ठंडी ज्यादा पड़ने के वजह से या किसी भी रीजन से जब ऑर्गेनिजम्स एक जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि स्थलांतर करते हैं, यानी कि माइग्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं जीन फ्लो। अब समझो यहाँ पे पहले 9 इंसेक्ट थे, लेकिन इसमें से एक कीड़ा यहाँ से चला गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ 8 इंसेक्ट बचे, यानी यहाँ की जीन फ्रीक्वेंसी बदल गई। और यहाँ पे पहले सिर्फ 9 इंसेक्ट थे, लेकिन अब यहाँ पर ये एक कीड़ा ऐड हो गया, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी बदल गई। तो जब ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन दिखाते हैं उसको बोलते हैं जीन फ्लो, और इसके वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, यानी जीन पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये डेफिनेशन 2023 में पूछा गया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, यानी कि अचानक से जंगल में या फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से, सुनामी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से अगर कोई स्पीशीज पूरी तरीके से खत्म हो गई, जैसे यहाँ पे येलो बटरफ्लाई वाली जो स्पीशीज है ये पूरी खत्म हो गई, अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोई एक स्पीशीज गायब हो गई, तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा अचानक से होता है और ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड क्या याद रखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी सोच समझ कर नहीं होता है। आप माइग्रेशन बहुत ही सोच समझ के करते हो कि मुझे कहाँ ट्रैवल करना है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर कभी बताकर नहीं आता, ये हमेशा अचानक से होता है, बाय प्योर चांस। और जेनेटिक ड्रिफ्ट ना स्मॉल पॉपुलेशन में जल्दी दिख के आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हॉस्टल में 10 लोग रहते हैं, अब जब वार्डन चेक करने आते हैं कि सब बच्चे अपने अपने बेड पर है कि नहीं है, तो 10 लोगों में से अगर कोई एक बच्चा गायब है तो फटाक से पता चल जाएगा कि आज ये बच्चा गायब है। लेकिन अगर आपके हॉस्टल में 100 लोग रहेंगे और उसमें से अगर कोई एक बच्चा गायब होगा तो इतना इजीली पता नहीं चलेगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में अगर कोई स्पीशीज खत्म होती है तो वो जल्दी दिख के आता है स्मॉल पॉपुलेशन में। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर ऑब्जर्वेबल इन स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन आपको पूछा गया है 2023 और 2024 में। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको 3 साल तक पूछा गया था, 2022 में, 2024 में, 2025 में। 2022 में इस टॉपिक का डायग्राम आया था, 2023 और 2024 में इसका डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आया था। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या होता है, अचानक से अगर हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या उसका अरेंजमेंट बदल जाता है तो उसको क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन 4 टाइप का होता है। पहला होता है डिलीशन, यानी कि कोई जीन अचानक से गायब हो जाती है, डिलीट हो जाती है। दूसरा होता है डुप्लीकेशन। 2025 में भी ये पूरा डायग्राम आपको दिया था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा क्रोमोसोमल एबरेशन का नाम क्या आएगा। तो डिलीशन में जीन डिलीट हो जाती है, डुप्लीकेशन में ये जो जीन है ये डबल हो जाती है, इन्वर्जन में जीन का सीक्वेंस पलट जाता है, इधर पे BCD है, इधर पे DCB हो जाएगी। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जीन का लोकेशन ही बदल जाता है, दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ये अटैच हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 2022, 2024, 2025 में पूछा गया है। ठीक है, so this is a very 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 important topic. नेक्स्ट क्या आता है, नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन में हमने पहले ही पढ़ा ना, डार्विन सर ने क्या बताया था कि जब ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन बढ़ता है, जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जो स्पीशीज अडेप्टेशन दिखाती है नेचर उसी को सिलेक्ट करता है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो जो फिट स्पीशीज होगी उसके पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा और वही स्पीशीज सर्वाइव करेगी और आगे जाके न्यू पॉपुलेशन बनाएगी। अब नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये क्वेश्चन आपको 2022 में आया था और ये हर साल सीईटी में पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, व्हेन देयर वर नो इंडस्ट्रीज, तो पोल्यूशन नहीं होता था, यानी कि हर जगह पे फ्रेशनेस रहती थी। जब पोल्यूशन नहीं होता था तो लाइकेंस जो है, ये अपने लाइकेंस हैं, ये लाइकेंस एकदम ताजा ताजा दिखते थे। ठीक है, लाइकेंस किसका कॉम्बिनेशन है, लाइकेंस बनते हैं अलगे और फंगस से, ये आपने 11वीं में पढ़ा था। जहां पोल्यूशन नहीं होता वहीं पर लाइकेंस ग्रो होते हैं। तो जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुए थे उस टाइम पे व्हाइट वाले जो इंसेक्ट थे, ये व्हाइट वाले इंसेक्ट आसानी से लाइकेंस के बीच छुप जाते थे और इनका सिलेक्शन हो जाता था और ये वाले इंसेक्ट बेचारे शिकार हो जाते थे। तो देखो आपको ना इसका नाम याद रखना है, ये नाम बहुत जरूरी है।
जो ब्लैक इंसेक्ट है ना, जो ब्लैक पंख वाला इंसेक्ट है, उसका नाम है बिस्टन कार्बोनेरिया। कार्बन मतलब ब्लैक कलर होता है, तो बिस्टन कार्बोनेरिया मतलब ब्लैक इंसेक्ट, और बिस्टन बेटुलुरिया मतलब व्हाइट इंसेक्ट। ये नाम आपको सीईटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रीज जब नहीं थे, तब व्हाइट इंसेक्ट का पॉपुलेशन ज्यादा था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, जब धुआं वगैरह निकलना चालू हुआ, हवा में प्रदूषण फैलना चालू हुआ, तो उस टाइम पे व्हाइट इंसेक्ट इजीली शिकार होने लगे, व्हाइट इंसेक्ट का पॉपुलेशन नीचे चला गया और ब्लैक वाले इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ गया। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन में आपको क्या बताया गया है कि समय के साथ नेचर सबको मौका देता है एडजस्ट होने का, और फिर उसमें अगर आप एडजस्ट कर गए तो आपकी स्पीशीज सर्वाइव करेगी और आपकी स्पीशीज मानी जाएगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्पीशीज। तो यहाँ पर वही सब बताया है कि कैसे व्हाइट इंसेक्ट लाइकन के बीच में छुप जाते हैं, केमोफ्लाज हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक वाले इंसेक्ट छुप जाते हैं, केमोफ्लाज हो जाते हैं। केमोफ्लाज एक्टिविटी मतलब क्या होता है, जो रंग है उसी रंग में ढल जाना, दैट इज केमोफ्लाज एक्टिविटी, ठीक है, ताकि उनका शिकार होने से वो बच जाए। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब आइसोलेशन मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमको सेम पॉपुलेशन मिल के कंटाला आ गया है, नाउ वी वांट न्यू वैरायटी। अगर आपको न्यू स्पीशीज चाहिए तो आपको अपने एनिमल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे से मतलब ऐसे बिछड़ना पड़ेगा, तभी वो न्यू पार्टनर ढूंढेंगे और न्यू स्पीशीज बनाएंगे, न्यू वेराइटीज बनाएंगे। तो आइसोलेशन में हम यही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग तेड़म लगाते हैं ताकि कैसे भी करके ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से दूर हो जाए और हमको नया वेरिएशन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप का आइसोलेशन बताया है, एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये टॉपिक भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ज्योग्राफिकल नहीं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया था। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को ना ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से सेपरेट कर दिया जाता है। मतलब अचानक से माउंटेन या रिवर या ग्लेशियर की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इस वजह से अब ये साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे तो अब वहां पर ये न्यू कैरेक्टर्स अडेप्ट करेंगे, न्यू पार्टनर ढूंढेंगे और आपको अब नया पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसके वजह से आपको नया पॉपुलेशन मिलेगा। और ये सेम एग्जांपल डार्विन सर ने ऑब्जर्व किया था गैलोपैगोस आइलैंड में, वो जो फिंचेस वाले बर्ड थे ना, उन बर्ड्स में। तो दिस इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का डेफिनेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के एग्जांपल्स पोस्ट मेटिंग और प्री मेटिंग, ये दोनों आपको 2024 में पूछे गए थे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे एक साथ, लेकिन उनका कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। मतलब उनका या तो जेनेटिक मटेरियल बदल जाएगा या तो जेनाइटल ऑर्गन्स कंपैटिबल नहीं होंगे, ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप है प्री मेटिंग या प्री जाइगोटिक, यानी रिप्रोडक्शन करने से पहले ही कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब इसके भी अलग अलग टाइप्स है। पहली गड़बड़ है हैबिटेट आइसोलेशन, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स रहते तो साथ में हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मतलब ये रहेंगे एक ही साइड, एक ही ज्योग्राफिकल जोन में, लेकिन एक टेरेस्ट्रियल है, एक एक्वेटिक है। अब ये चाह कर भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। ये बोलता है तू अंदर आ जा, ये बोलती है तू बाहर आ जा, पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। तो इनका जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो अलग अलग है, मतलब इनका जो हैबिटेट है वो अलग है, इसलिए ये साथ में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है, हमने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, प्लांट रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हमने ये पढ़ा था, याद है आपको, डाइकोगेमी। हमने दो एग्जांपल्स पढ़े थे, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्री। जब मेल्स पहले मेच्योर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, जब फीमेल पहले मेच्योर हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। यहाँ पर वैसा ही कुछ हो रहा है, दोनों का मेच्योरिटी टाइम बदल दिया गया है। इसको बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन या टेम्पोरल आइसोलेशन। जब फीमेल मेच्योर है तो मेल मेच्योर नहीं है, जब मेल मेच्योर होगा तब फीमेल मेच्योर नहीं होगी, तो इनको अपना अलग अलग पार्टनर ढूंढना पड़ेगा पॉलिनेशन करने के लिए, दैट इज टेम्पोरल आइसोलेशन। एथोलॉजिकल आइसोलेशन मेरा फेवरेट है। इसमें क्या है, इसमें ना कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों ऑर्गेनिज्म सेम झाड़ पे रहते हैं, इनका सीजन भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनको एक दूसरे का वाइब पसंद नहीं आया है, दे डोंट लाइक देयर बिहेवियर। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये गांव का छोरा है और ये शहर की छोरी है,
गांव का लड़का शहर की लड़की, और इसके पास थोड़ा सा एटीट्यूड है, और ये लड़का थोड़ा सा ज्यादा गांवटी टाइप से, ठीक है, डोंट जज मी, मैं ये स्टोरी बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर ना इस लड़की को इस लड़के का बिहेवियर पसंद नहीं आया, और आजकल के टाइम पे तो वाइब मैच होना ज्यादा जरूरी है, कुंडली बाद में मैच करेंगे, वाइब पहले मैच करेंगे। तो इनकी वाइब मैच नहीं होती है, और इसी वजह से ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब इनका बिहेवियर एक दूसरे को पसंद नहीं आता। ये भी सही कॉन्सेप्ट है भाई। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है, ये तो बेचारे प्रेमी दोनों साथ में रहते हैं, साथ में बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंपैटिबल नहीं है। सो दैट इज मैकेनिकल आइसोलेशन, यानी ऑर्गन्स का कंपैटिबिलिटी इशू है। तो ये था प्री जाइगोटिक, यानी रिप्रोडक्शन होने से पहले वाली प्रॉब्लम। अब समझो आपने जैसे तैसे सोचा कि मैं इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का तो रिप्रोडक्शन करा के ही रहूंगा, जबरदस्ती कराऊंगा, तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है गैमेट मोर्टेलिटी। हो सकता है उन ऑर्गेनिजम्स का गैमेट ही सर्वाइव ना करे, उन ऑर्गेनिजम्स का गैमेट सर्वाइवल रेट ही कम हो, और अगर दोनों ऑर्गेनिज्म सही टाइम पे फर्टिलाइज नहीं हुए तो गैमेट्स मर जाएंगे। या हो सकता है आपने जैसे तैसे गैमेट्स को फ्यूज करा दिया, लेकिन जो जाइगोट बना वो जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन के वजह से, और जैसे तैसे जाइगोट सर्वाइव कर भी गया तो भी क्या गारंटी है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो अच्छा होगा, वो भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा? इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा अगर वो स्टेराइल निकला तो उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो फिर इतना मगजमारी करके फायदा क्या है? तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी इज द थर्ड प्रॉब्लम। तो ये पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वरदान बैच के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ। जो बच्चे जेन्युइनली गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मा डी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट फार्मेसी करना चाहते हैं, बी फार्मेसी करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन बच्चों को कंपलसरी सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं उनको कंपलसरी सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप लोग ये वरदान बैच ज्वाइन करके मेरे साथ अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस लाइव पढ़ सकते हो। मैं ये लेक्चर्स बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। वरदान बैच में लाइव लेक्चर्स आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा बायो का, और विथ एमसीक्यूज ऑफ ईच टॉपिक। और इस बैच में आपको हजारों एमसीक्यूज मिलेंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, ताकि आपकी सीईटी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। एंड जस्ट इन केस किसी को जेन्युइनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बैच अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो तो भी आपको हमने 1000 प्लस एमसीक्यूज दिए हैं फ्री में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो आप लोग एक बार ऐप इंस्टॉल करके देखो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और जो लोग कर सकते हैं तो वो लोग बैच ज्वाइन कर लो, आप लोगों को बहुत फायदा होगा इस बैच से, क्योंकि लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स प्लस एमसीक्यूज सब मिलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या बताया है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये टॉपिक तो मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में दिया है, ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने 5.6 से रिलेटेड है। इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा ना वही सब पढ़ने वाले हैं, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो वगैरह सब वही पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशन जो हमने पढ़ा ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, जीन रिकॉम्बिनेशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, देन जीन फ्लो भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपके 2025 यानी इस साल बोर्ड्स में आया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट को ना आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से जो पॉपुलेशन कम हो जाता है उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था सीवॉल्ड राइट, इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सीवॉल्ड राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है, एक है फाउंडर इफेक्ट और एक है बॉटल नेक इफेक्ट। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है और बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, कभी कभी क्या होता है जब आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ है। अब ये ऑर्गेनिजम्स अपनी मर्जी से माइग्रेशन कर रहे हैं। जब ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स जब अपनी मर्जी से माइग्रेट करते हैं तो कुछ स्पीशीज का पॉपुलेशन ज्यादा होता है और कुछ स्पीशीज का पॉपुलेशन कम होता है। अब ऐसे में जिस स्पीशीज का पॉपुलेशन आगे जाकर डोमिनेंट होने वाला है उस स्पीशीज को बोलते हैं फाउंडर स्पीशीज, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, अचानक से अर्थक्वेक आया या आग लग गई, सुनामी, फ्लड कुछ हुआ और उसके वजह से ना नेचुरल डिजास्टर की वजह से पॉपुलेशन एकदम से कम हो गया। यहाँ पे अपनी मर्जी से माइग्रेशन नहीं हुआ है, अचानक से पॉपुलेशन कम हुआ है। तो ऐसे केस में अब ये जो इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं ये इंडिविजुअल्स फिर से पहले जैसी सिचुएशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस में होने वाली है। जैसे आप बॉटल से बहुत सारी चॉकलेट एक साथ बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि बॉटल का जो नेक होता है वो बहुत पतला होता है।
वैसे ही यहाँ पर बॉटल नेक इफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ये देखो, व्हेन मच ऑफ पॉपुलेशन इज किल्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, और सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, उसको बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में, और अब इन ऑर्गेनिजम्स को अपना पॉपुलेशन आगे बढ़ाना है। सो दिस इज नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा गया था। In a bird population of newly formed volcanic island, a rare allele of a gene was noted to be much more prevalent than the population of the same species. मतलब क्या बोला गया है कि कोई नया नया आइलैंड बना है, यहाँ पर कोई बर्ड है और उस बर्ड के पास कोई एक ऐसा अलील है जो बहुत ही रेयर है और ये अलील डोमिनेंट है। इट इज नोटेड टू बी मच मोर प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट होना यानी कि डोमिनेंट होना, तो बाकी के अलील से ये अलील ज्यादा डोमिनेंट है, और जब कोई अलील डोमिनेंट होती है तो वही अलील एक्सप्रेस होगी, उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये देखो क्या आएगा इधर पे, फाउंडर इफेक्ट में हमने अभी यही पढ़ा ना कि जो अलील ज्यादा डोमिनेंट होगी वही अलील एक्सप्रेस होगी, तो उसी अलील को हम बोलेंगे डोमिनेंट या फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज बॉटल नेक इफेक्ट। अब नेचुरल, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब नेचुरल सिलेक्शन मतलब हमने पढ़ा, डार्विन सर ने बताया था कि जो स्पीशीज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो स्पीशीज सर्वाइव करेगी, वही स्पीशीज नेचुरली सिलेक्ट होगी और उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलेंगे। लेकिन अब नेचुरल सिलेक्शन के भी यहाँ पर हमको 3 अलग अलग टाइप बताए गए हैं। पहला टाइप है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपस में स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, तो जब इंटरमीडिएट स्पीशीज सिलेक्ट होते हैं, व्हेन इंटरमीडिएट स्पीशीज आर सिलेक्टेड, मतलब ना तो डोमिनेंट स्पीशीज सिलेक्ट हो रही है ना ही रिसेसिव स्पीशीज सिलेक्ट हो रही है, इंटरमीडिएट स्पीशीज सिलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम नेचर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डोमिनेंट को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिसेसिव को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट स्पीशीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन अक्वायर अ मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स यहाँ पर ज्यादा सर्वाइव करते हैं और एक्सट्रीम कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर वेरिएशंस आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इवोल्यूशनरी चेंजेस भी नहीं होंगे, वेरिएशंस नहीं होंगे मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है, या तो डोमिनेंट स्पीशीज सिलेक्ट होगी या तो रिसेसिव स्पीशीज सिलेक्ट होगी, इंटरमीडिएट स्पीशीज सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन एक स्पीशीज को एलिमिनेट कर देता है और सिर्फ एक को एक्सेप्ट करता है, और इसके वजह से आपको इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डीडीटी रेजिस्टेंस मस्कीटो एंड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तीसरा वाला नेचुरल सिलेक्शन कौन सा आता है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, आपके जो ऑर्गेनिजम्स है इंटरमीडिएट स्पीशीज को छोड़कर बाकी डोमिनेंट स्पीशीज और रिसेसिव स्पीशीज दोनों सिलेक्ट होंगे। तो हियर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। पेरिफेरल यानी साइड, यानी डोमिनेंट स्पीशीज भी सिलेक्ट होगी, रिसेसिव स्पीशीज भी सिलेक्ट होगी, इंटरमीडिएट स्पीशीज सिलेक्ट नहीं होगी। ऐसे टाइप का सिलेक्शन थोड़ा रेयर होता है। ओके, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल दिया है अफ्रीकन बर्ड्स। देखो, बड़े चोंच वाली बर्ड बड़ा सीड खाएगी, छोटे चोंच वाली बर्ड छोटा सीड खाएगी, लेकिन जिसकी चोंच मीडियम साइज की है ना तो वो बड़ा सीड खा पाएगी ना तो छोटा सीड खा पाएगी। छोटा सीड खाने जाएगी तो उसके मुंह से गिर जाएगा, बड़ा सीड खाने जाएगी तो मुंह खुलेगा नहीं, इसीलिए इंटरमीडिएट स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाते, ये उनका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, आइसोलेशन में क्या बताया गया है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब ये जो स्पीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम टॉपिक नंबर 5.11 में आगे पढ़ने वाले हैं, या मैं अभी बता देती हूँ, आगे नहीं इसको पेंडिंग रखेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। देखो, स्पीसिएशन वाले कॉन्सेप्ट में हमको क्या बताया है, the subunits of single interbreeding population due to geographical barrier, geographical reason के वजह से जब न्यू स्पीशीज बनती है तो उसको बोलते हैं स्पीसिएशन। अब स्पीसिएशन के भी आपको 2 टाइप्स बताए गए हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। जब न्यू स्पीशीज बनती है, पुरानी स्पीशीज से न्यू स्पीशीज बनाना, इसी को स्पीसिएशन बोलते हैं। तो स्पीसिएशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है एलोपैट्रिक और एक आता है सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन ना सेम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से ही रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर आपके पास एक भरा भूरा परिवार था, बहुत सारे एनिमल साथ में रहते थे, लेकिन कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर आया, कोई
पहाड़ फट गया या रिवर आ गई, जिसके वजह से बेचारे ये फैमिली वाले एक दूसरे से बिछड़ गए और अब इन्होंने अपना नया पार्टनर ढूंढ के अपना नया परिवार बसा लिया। सो दैट इज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, यानी ज्योग्राफिकल बैरियर या माइग्रेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ओके, एलोपैट्रिक हो गया। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स रहते एक साथ है, लेकिन एक ही साथ रहकर ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अकॉर्डिंग, नॉट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी इनको बिहेवियर नहीं पसंद आया इसीलिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया, या फिर इनको सीजन इनका मैच नहीं हुआ इसीलिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अकॉर्डिंग अपना नया पॉपुलेशन बनाते, उसी पॉपुलेशन में रह के, एक ही जगह पे रह के नया पॉपुलेशन बनाया, दैट इज सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। और तीसरा आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। न्यू टेक्स्ट बुक में ना कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है, आप वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2023 में आया था, तो मैं ये वाला भी बता रही हूँ। यहाँ पर दो अलग अलग स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि समझो, अगर मैंने एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स लिया, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा उसको बोलेंगे खच्चर, यानी कि म्यूल। वो सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ वाली मूवी थी ना, उसमें दिखाया गया है, ये जो म्यूल होते हैं ये पहाड़ पर चलाए जाते हैं, इनके ऊपर वजन कैरी किया जाता है या लोग इनके ऊपर बैठ के ऊपर पहाड़ पे जाते हैं। तो ये एनिमल स्टेराइल होते हैं, क्योंकि हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर है 64 और डोंकी का क्रोमोसोम नंबर है 63, ठीक है, सॉरी 62। अभी जब इसका गैमेट बनेगा तो इसमें आएंगे 32 क्रोमोसोम्स, जब इसका गैमेट बनेगा तो इसमें आएंगे 31 क्रोमोसोम्स, और इनका जो बच्चा बनेगा उसमें आएंगे 63 क्रोमोसोम्स। तो अब ये बच्चा आगे गैमेट बना ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर है। तो जो ये स्टेराइल एनिमल्स होते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो एनिमल्स बनते हैं, ये मोस्टली स्टेराइल होते हैं। और अगर समझो आपने फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स लिया, तो उनके बच्चे को हिन्नी बोलेंगे। म्यूल और हिन्नी दिखने में सेम होते हैं, बस मेल फीमेल होते हैं, पर दोनों डोंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सो दिस इज अवर स्पीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। तो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए, 3-4 टॉपिक्स कवर किए। कौन से 4 टॉपिक्स हमने कवर किए? हमने देखा सिंथेटिक, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, हमने देखा ऑर्गेनिक वेरिएशन वाला थ्योरी, फिर हमने डायरेक्ट देखा 5.11, ठीक है, स्पीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ह्यूगो डिवरीज, नहीं वो वाला कौन सा, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, एंड जो एविडेंसेस वाला है 5.10 वाला, कनेक्टिंग लिंक वगैरह वाला टॉपिक। तो लास्ट 2 वीडियोस में हम ये चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि मैं नेक्स्ट एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। आज का जो टॉपिक हमने देखा उसमें से बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए थे। ये देखो, क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने कवर कर लिया, ये अभी कवर करना बाकी है, ये टॉपिक नंबर 5.10 से है। स्टेराइल एनिमल जो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, म्यूल, तो ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी कवर करना बाकी है, दिस इज फ्रॉम 5.10। फिर हमने जीन फ्लो, क्रोमोसोमल एबरेशंस कवर कर लिया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स अभी कवर करना बाकी है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमने कवर कर लिया, करेक्ट। तो हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। जो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, राइट। ये अभी कवर करना बाकी है। तो आई होप कि आपको इन लेक्चर्स से हेल्प मिल रही है, आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट से शॉर्ट लेक्चर में डिटेल से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकूं। थ्योरी थोड़ा सा आप खुद से भी रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा। आपको वर्ड टू वर्ड डिटेल लेक्चर देखना है तो मेरे पुराने वीडियोस जाकर आप देख सकते हो। अभी के लिए जो मैं वीडियोस दे रही हूँ ये आपके क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और वीडियो के नीचे हार्ट कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टिल देन स्टे ट्यून्ड।